Hello, welcome to today's class. Welcome to Northeast PSC. In today's discussion, we will be talking about CBDR, which is Common but Differentiated Responsibilities. तो रिसेंटली हम लोग जितने भी सारे आपका क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जितने इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं उन सबको समझने की और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ओनली बिकॉज COP28 UAE में हो रहा है, ठीक है, एंड अभी हो गया है, कंप्लीट हो गया है. सो फॉर दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस और कॉन्फ्रेंसेस और आउटकम्स, ठीक है, जो डिसीजंस लिया गया है पास्ट में, वो सारी चीज़ें रिलेवेंट हो जाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड फाइटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि इस तरह की टॉपिक हमारे लिए क्या हो, हमारे जहन में हो. We should understand the importance of these topics, ठीक है. So with that perspective, we will be studying about common but differentiated responsibilities today. So this is me. I am Nazrul Islam. I have been teaching political science and international relations for the last 3 years. And my educations are from Jamia Millia Islamia, New Delhi. And if you want to know more about me, you can get in touch through LinkedIn as well as Twitter, that is X. Okay. So common but differentiated responsibility. What is the meaning of this particular phrase? Common but differentiated responsibilities. ठीक है. So this is the principle back in the focus as the members of UNFCCC क्या कर रहे हैं, COP28 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो कॉमन क्या है? एक तो हो गया कॉमन कि जो आपका क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका कॉमन एफर्ट डालना पड़ेगा. हमें सबके लिए ये जिम्मेदारी है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक शब्द आता है बट क्या है? बट क्या है कि बहुत सारे कंट्री ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट को ख़राब करने में या फिर क्लाइमेट को डिप्लीट करने में जो उनका रोल है ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आपका डिप्लीशन किया है उतना ही ज़्यादा उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और जिसने कम डिप्लीट किया है एनवायरनमेंट को उसको कम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. तो कॉमन गोल यही है कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, क्लाइमेट से जुड़े हुए जो चैलेंजेस है उसको हम लोग क्या करें, मिटिगेट करें. और डिफरेंशिएटेड क्या है? डिफरेंशिएटेड एस्पेक्ट ये है कि आप जो चैलेंजेस हैं इसके लेकर हर एक कंट्री को अलग अलग लेवल की वो होना पड़ेगा, आपका कमिटमेंट होना पड़ेगा, ठीक है. Okay, so the principle of CBDR was first introduced in 1992 UNFCCC Rio de Janeiro. अगर हम लोग बात करें कि CBDR की जब बात करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, जो आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1992 में UNFCCC में, ठीक है. सो द CBDR कॉन्सेप्ट हैज़ इवॉल्व्ड इनटू CBDR RC. RC क्या होता है? रेस्पेक्टिव कैपेसिटी, ठीक है. अलग अलग कंट्री के अलग अलग तरीके की कैपेसिटीज़ होता है और उसी हिसाब से आपका कमिटमेंट भी होना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइट क्लाइमेट चेंज. तो CBDR RC बन गया एंड ये पेरिस एकॉर्ड के दौरान CBDR RC की हम लोग बात कर रहे थे. CBDR RC प्रिंसिपल it has since then been a key element in international relations और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ CBDR RC बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ना है, हाउ टू मिटिगेट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज. बट एट द सेम टाइम वी विल हैव टू एंश्योर कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करें, ठीक है. तो CBDR प्रिंसिपल होता क्या है, देखिए. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज. CBDR RC हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द नोशन ऑफ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. अगर हम बात करें, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बात करें या फिर अगर हम किसी भी तरीके के और रिसोर्सेज की बात करें, ये किसी का तो वो नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है. अगर हम लोग कोल की बात करें, मेरीन लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री की बात करें, ये क्या है, हमारा पूरे ह्यूमन काइंड जो है, पूरे मैन काइंड जो है, ह्यूमन काइंड मतलब कि पूरे मानव समाज का क्या है, ये प्रॉपर्टी है. इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर इसको हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं. सो इट हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द नोशन ऑफ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. तो हमारा पूरा जो धरती है, पूरे धरती क्या है, हर एक व्यक्ति से बिलोंग करता है, किसी का कोई एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे ये यूटिलाइज नहीं हो पाएगा. द प्रिंसिपल
recognizes historical differences in contributions of developed and developing states to the creation of global environmental problems like climate change, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, या फिर अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करें, ये सारे चैलेंजेस में अलग अलग कंट्री की अलग अलग क्या है आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, अलग अलग कंट्री की जो आपका लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो अलग रहा है। तो उसी तरह से अगर आपने ज़्यादा डिप्लीट किया है तो आपको ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द डिफरेंसेस in the economic and technical capacities of developed and developing countries to tackle these principal problems, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो अलग अलग कंट्री की बात करें तो सबका कैपेसिटी भी अलग है, सब कोई इतना रिच नहीं है। अब यूएस की बात करें, यूएस का जो आपका कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी पाकिस्तान का है क्या? द आंसर इज नो। तो क्या यूएस और पाकिस्तान को अगर सेम लेवल पर रखा जाए क्या ये जस्टिफाइड होगा? द आंसर इज नो। तो कैपेसिटी के ऊपर बेस करके आप क्या करेंगे, आपकी जो इनिशिएटिव है, आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल किया जाएगा, समझे। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि CBDR का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो CBDR RC क्या होता है कि इसका कुछ कॉमन की एलिमेंट्स है। एक तो है कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब क्या हुआ, ऑल कंट्रीज शेयर कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। अगर पूरी धरती में जितने भी सारे चैलेंजेस हो रहा है उन तमाम चैलेंजेस को मतलब टैकल करना, उन तमाम असुविधाओं को सुलझाने में हर एक कंट्री की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पर हम इंडिया जैसे बड़े कंट्री जहाँ पर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन रहते हैं, अगर हम बोले कि कल से हम लोग क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जितने भी सारे इनिशिएटिव है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, विल दैट मेक सेंस? तो इट विल बी ए डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमें क्या है, हर एक कंट्री को दे विल हैव टू पार्टिसिपेट, दे विल हैव टू टैकल दिस मेनास कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इम्प्लाइज रिकॉग्निशन दैट कलेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी। हर किसी को एक साथ आके यहाँ पर काम करना पड़ेगा, कोई एक कंट्री ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है टू फाइट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एक तो हो गया कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा हो गया डिफरेंशिएटेड। क्या है, डेवलप कंट्रीज हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट को डिप्लीट करने के लिए, वो करने के लिए। अगर हम देखते 1750 से मतलब 18th सेंचुरी की मिड 18th सेंचुरी से हम लोग क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगता है इंग्लैंड में। तो जहाँ पर जितना पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है उतना पहले से वो लोग क्या कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं, धुआं निकाल रहा है, वो कार्बन एमिशन, मीथेन एमिशन, तरह तरह की एमिशन कर रहे हैं। तो इन तमाम एमिशंस को कंट्रीब्यूट करने में इंग्लैंड या फिर फ्रांस, जर्मनी, यूएस, इन तमाम कंट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा लेना पड़ेगा कंपेयर टू कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, म्यांमार। तो हमारे यहाँ पर उतना कंट्रीब्यूशन है नहीं क्लाइमेट को डिप्लीट करने के लिए, तो हमें डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद क्या आता है, और एक वर्ड आता है रेस्पेक्टिव कैपेसिटी। क्या होता है, द प्रिंसिपल कंसिडर्स द वेरिंग कैपेसिटीज ऑफ कंट्रीज टू डील विद एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो हर एक कंट्री की जो आपका कैपेसिटी की जब बात करते हैं उसका अलग अलग कैपेसिटी होता है और उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ये हाउ डू यू डील विथ क्लाइमेट चेंजेस। डेवलपिंग कंट्रीज में रिक्वायर सपोर्ट both in terms of financial assistance and technological assistance to effectively participate in global efforts to address environmental issues। जो environment से जुड़ा हुआ जो challenges है इसको address करने में, इसको सुलझाने में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको मदद की ज़रूरत है। किस तरह की मदद है चाहिए उनको, फाइनेंशियल मदद चाहिए उनको, और उसके साथ साथ क्या चाहिए आपका, टेक्नोलॉजिकल मदद भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास उतना वो नहीं है, मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास उतना साधन नहीं है, पैसा नहीं है। भाई वहाँ पर जो गरीब कंट्री की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, इन तमाम कंट्रीज़ के बाद भूखमरी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है। वैसे में क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर वो तवज्जो देने लगे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करने लगे, फिर उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशूज़ है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो CBDR प्रिंसिपल की सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है? तो पहली बात तो ये है कि आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिनका उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे CBDR के थ्रू, ठीक है, ताकि क्लाइमेट चैलेंजेस जो है उसको फाइट कर पाए। सिमिलटेनियसली इट एलिविएट्स डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद अडहेरिंग टू स्ट्रिंजेंट कार्बन रिडक्शन रेगुलेशंस। ये जो कार्बन रिड्यूस करने की जो बात आती है कि कार्बन की जो आपका एमिशन है उसको कम से कम किया जाए, इसको कम करने के लिए भी जो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ या फिर रेगुलेशंस लाया गया है, इससे
डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या दिया गया है, एग्जम्पशंस दिया गया है। क्यों? बोला कि आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए आपको एमिशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अब जो पुराने टाइम से ही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में शामिल है वो तो रोक सकते हैं। अपना जो आपका कार्बन रिडक्शन की जब बात करते हैं वो लोग सीरियसली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर जो डेवलपिंग कंट्री है भाई उनके यहाँ पर तो अच्छा खासा डेवलप हुआ भी नहीं है। तो ऐसे में डेवलपमेंट छोड़ के ये लोग कार्बन एमिशन को रोके तो वो भी तो जस्टिफाइड नहीं है ना। सो फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, उसके अलावा क्या हम लोग क्या देखते हैं, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नैरोइंग द गैप विथ द डेवलप्ड नेशंस। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडाप्टेशन फंड, ये तमाम चीज़ें क्या करता है आपका, ये जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट के तौर से काम करता है। दूसरा क्या है, दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है, एडवांटेज क्या हो सकता है CBDR का, अचीवमेंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन गोल्स। तो पेरिस एग्रीमेंट रीअफर्म्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ CBDR-RC principles to achieve the climate action goal of limiting the rise in global temperature below 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोशिश करना चाहिए 2100 आते आते जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े इन कंपैरिजन टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम। ठीक है, तो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जितने भी आपका प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान भी है। ठीक है, ये दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो CBDR जो RC है ये क्या करता है, बोलते हैं कि हम लोग इक्वलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इक्विटी की बात करें। इक्विटी की जब बात करेंगे वहाँ पर आपका कैपेसिटी वाला शब्द आ जाएगा। सबको हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनका जितना हिस्सेदारी, जिनका जितना भागीदारी, उनका उतना जिम्मेदारी। ठीक है, जितना आपने वो किया है, कंट्रीब्यूट किया है, ये लाइन मैंने कई बार रिपीट कर दिया, आपको लग रहा होगा। तो आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही फाइनेंशियली या फिर जो आपका जो स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका इक्वलिटी, एब्सोल्यूट इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर USA हर साल $2 बिलियन दे रहा है तो वैसे में अगर हम लोग बात करें कि पाकिस्तान को भी $2 बिलियन देना पड़ेगा, तो ऐसा जस्टिफाइड नहीं है। हर एक कंट्री की कैपेसिटी अलग है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी। ठीक है, एंश्योरिंग दैट नो कंट्री और ग्रुप इस डिसएडवांटेज, ताकि कोई कंट्री या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज डिसएडवांटेजियस पोजीशन में ना रहे। ठीक है, इंस्टेड इट सीक्स ए बैलेंस्ड अप्रोच दैट बेनिफिट्स एवरीवन इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल CBDR-RC इंट्रोड्यूसेस प्रिंसिपल्स ऑफ लॉस एंड डैमेज एंड एडाप्टेशन मेजर्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो लॉस हुआ है, जो भी उनका डैमेज हुआ है जो सब कंट्रीज में, उसको हमें एड्रेस करने की कोशिश करना चाहिए। उसके लिए अभी COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड को हम लोग क्या देखते हैं, इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें किया जा रहा है ताकि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को इस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, तीसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, बॉटम अप एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ CBDR-RC, नेशंस हैव बीन मैंडेटेड टू फॉर्मुलेट इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। INDC होता है हर एक कंट्री का, कि हर एक कंट्री क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए किस तरीके की इनिशिएटिव ले रहा है। ठीक है, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, INDCS। तो ये क्या है कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली कोई डिसीजन लिया गया है और कंट्रीज़ के ऊपर उसको थोपा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आपका जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप क्या करें, इनिशिएटिव ले या फिर काम करें। एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, ग्रास रूट लेवल, तो अलग अलग लेवल पे क्या किया जा रहा है, इस क्लाइमेट से जुड़ा हुआ काम किया जा रहा है। ये बॉटम अप अप्रोच, एकदम लोगों से लेकर अपर जो हायर अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट के अंदर, तो वो काम कर रहे हैं कि लोअर लेवल से शुरू किया गया है। This process involves multiple stakeholders and is fundamentally democratic in its approach and emphasizing a bottom-up methodology. For example, tribals and PBDGs opinions are taken to draft the action plan for INDCS. तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, इनको बनाने के लिए इंडिया में क्या किया जाता है, जो PBTGS है, PVTGS, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इस तरह की कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे राय लिया जाता है कि आपका क्या ओपिनियन है कि हमारे डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी जो आपका जो यूनिक आइडेंटिटी है, कल्चर है, भाषाएं हैं, जो आपका रीति रिवाज है उसमें अड़चनें आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो उनसे ओपिनियन लिया जाता है। उसके अलावा क्या है,
एंश्योर क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है कि CBDRC इंश्योर्स क्लाइमेट जस्टिस फॉर द वल्नरेबल कम्युनिटीज ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशंस। जो छोटे छोटे कंट्री के जो लोग होते हैं, ठीक है, स्मॉल आइलैंड नेशन या फिर LDC की बात करें, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, तो ये सब कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए हमें क्या करना है, जो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो भी वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं उनको जस्टिस दिलवाना है, ठीक है, उनको जस्टिस दिलवाना है। अगर दुनिया भर में सुनामी के इंसिडेंट्स बढ़ रहा है, साइक्लोन के इंसिडेंट बढ़ रहा है, वो किस लिए हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज किसी और की हरकतों की वजह से, ये जो आपका डेवलपिंग कंट्री से, स्मॉल आइलैंड कंट्री से, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सफ़र कर रहे हैं। और इस सफरिंग को एंड करना होगा, जस्टिफाइड करना पड़ेगा कि उनके साथ इनजस्टिस ना हो, उनके साथ गलत ना हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू एंश्योर दैट दे गेट क्लाइमेट जस्टिस। आपको क्या करना पड़ेगा? हु हैव पेड द प्राइस विदाउट इवन पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो आपने ज़्यादा पोल्यूशन किया तो आप उसका नुकसान का भरे, जो भी नुकसान है उसको आप रीपे करें। चैलेंजेस इन द एप्लीकेशन ऑफ CBDR को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। क्या है? एप्लीकेशन इन न्यू क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। द प्रेजेंट डे इंटरनेशनल climate regime is facing a major challenge in the application of CBDRC principle in new climate change negotiations. For example, the developed countries' rejection of the references to the CBDRC loss and damage funds draft. तो पहले क्या था कि लॉस एंड डैमेज फंड की अगर हम बात करें, उसका जो भी ड्राफ्ट बना था, तो डेवलप कंट्रीज़ बोले थे हम इस पर नहीं मानेंगे, हम ज़्यादा क्यों पैसा देंगे, सबको बराबर पैसा देना चाहिए, सबको बराबरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो डेवलप कंट्रीज़ यहाँ पर क्या कर रहे थे, आप यहाँ पर ये लोग जो लॉस एंड डैमेज फंड की जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मान नहीं रहे थे फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंटिन्यूड ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट की अगर हम बात करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ऑलरेडी दुनिया के आपका 4/5 मतलब लगभग आपका मान लीजिए 80%, 4/5 होता है आपका 80%, ठीक है, लगभग क्या होता है कि 4/5 ग्लोबल कार्बन बजट को वो लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। एंड दे कंटिन्यू देयर एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिमेनिंग बजट। जो भी बाकी जो आपका कार्बन एक्सप्लोटेशन की जो क्राइटेरिया की बात करें, जो सब कंट्रीज़ को आपका डेवलपमेंट चाहिए वो लोग नहीं उठा पा रहे उसका फ़ायदा, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ऑलरेडी इतना एक्सप्लोइट करने के बावजूद भी वो लोग एक्सप्लोइटेशन और कर रहे हैं। दिस रिड्यूसेस द शेयर ऑफ डेवलपिंग नेशंस इन द कार्बन बजट एंड गोज अगेंस्ट CBDRC प्रिंसिपल। तो ये डेवलपिंग नेशन की जो आपका भागीदारी है उसको रिड्यूस किया जा रहा है और इसमें क्या है, CBDR प्रिंसिपल के जो मेन गोल है उसको खतरे में डाला जा रहा है। ये दूसरा चैलेंज है, ठीक है। तीसरा क्या है? ग्लोबल कार्बन बजट को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। सो इट रिफर्स टू द मैक्सिमम क्यूमुलेटिव ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक CO2 emissions from the pre-industrial era to when such emissions reach net zero। अगर प्री इंडस्ट्रियल एरा से बात करें, प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेकर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर दुनिया में जो आपका CO2 का जो एमिशन होगा और उसका जो आपका कंट्रोल होगा वो दोनों एक दूसरे को मिनिमाइज़ करो, उसमें हम लोग उसको बोलेंगे नेट ज़ीरो, ठीक है। ये इस टाइम तक नेट ज़ीरो पहुँचने तक अभी तक जितना आपका ग्लोबली ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब एंथ्रोपोजेनिक होता है, लोगों के द्वारा क्रिएट किया जाना है, तो ह्यूमन इंड्यूस्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है उसका मैक्सिमम क्या होगा, उसका हम लोग कार्बन बजट के तौर पे लेते हैं। द रिमेनिंग कार्बन बजट इंडिकेट्स हाउ मच CO2 कुड स्टिल बी एमिटेड। अब ये बोला जाता है जितना एमिशन हो चुका है वो तो हुआ ही है, तो नेट ज़ीरो पहुँचने से पहले हम लोग और कितना एमिशन कर सकते हैं, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द रिमेनिंग कार्बन बजट from a specified time period after the pre-industrial period while keeping temperature rise to a specified limit। तो ये हम लोग देख सकते हैं कार्बन बजट, आप एक इतना अगर कार्बन वो कर सकते हैं, नेट ज़ीरो पहुंचने से पहले इतना कार्बन आप क्या कर सकते हैं, एमिशन कर सकते हैं, ठीक है, इतना। और आपने क्या किया है, लगभग आप मान लीजिए कि हाँ तो आप मान लीजिए कि ये पूरा आपने इतना आपने वो कर लिया है, कार्बन एमिट कर लिया है, ठीक है, कार्बन एमिट इतना हो गया है, आपका पूरा जो ग्लोबल कार्बन बजट है वो मान लीजिए ये पूरा सर्कल इतना हो सकता है, लेकिन आपने जितना करना था उतना किया है, अभी ये इतना बचा है, नेट ज़ीरो पहुंचने से पहले मैक्सिमम आप इतना और एमिशन कर सकते हैं। जो ये है इतना और एमिशन कर सकते हैं, इसका हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग कार्बन बजट, ठीक है।
तो ये आपको समझना पड़ेगा इसके मीनिंग। तो तीसरा चैलेंज क्या हो रहा है जब हम लोग बात करते हैं CBDR की इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है। सो बैक ट्रैकिंग ऑन कमिटमेंट्स, डेवलप कंट्रीज हैव बीन वायलेटिंग द CBDR RC प्रिंसिपल्स बाय बैक ट्रैकिंग ऑन देयर नेट जीरो टारगेट्स। तो नेट जीरो, ये लोग, कोई लोग बोल रहे हैं कि हम 2050 तक नेट जीरो लाएंगे, कोई बोल रहे हैं 2070 तक नेट जीरो लाएंगे। जैसे इंडिया ने COP26 में बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, 2070 तक नेट जीरो लाएंगे। तो ये सारे जो कमिटमेंट है डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा ये सब प्रोमिस किया जा रहा है। तो ये प्रोमिस आपको फुलफिल करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। ये प्रोमिस फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका रिच कंट्री से वो लोग ये इन सब प्रोमिसेस से भाग रहे हैं। फॉर एग्जांपल रीओपनिंग कोल प्लांट्स अक्रॉस यूरोप आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। तो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आपका ब्रोकआउट हुआ तो पूरे जो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी आपका कोल प्लांट्स था उन सबको रीओपन किया गया। मतलब क्या होगा कि आप और ज़्यादा एमिशन करने की मूड में हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, फेलियर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ टू प्रोवाइड $100 बिलियन। जो आपका पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू जो बोला गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम लोग क्या देंगे, $100 बिलियन हर साल देंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो जो डेवलप कंट्रीज़ है वो अपना प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो भी प्रोमिस था उसको ब्रेक करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। उसके अलावा क्या होता है, ओवर स्ट्रेच्ड नेट ज़ीरो रिडक्शन टारगेट्स जो आपका 2025 तक होना चाहिए था। मतलब अगर US की बात करें, US को अपना नेट ज़ीरो 2025 तक इंश्योर करना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 2050 तक नेट ज़ीरो लाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि जो आपका डेवलप कंट्रीज़ हैं दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, दे आर क्या, वो लोग क्या हैं, इररेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। दे आर बिहेविंग इररेस्पॉन्सिबली व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तीसरा हो गया। चौथा चैलेंज क्या होता है कि अटेम्प्ट एट डाइल्यूशन। द डेवलप्ड कंट्रीज आर अटैकिंग और अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बाय डिमांडिंग डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमिशन रिडक्शन। तो बोलते हैं कि भाई हम लोग तो रिड्यूस करेंगे ही, लेकिन जो बड़े बड़े कंट्रीज है जैसे इंडिया, चाइना का, इनको भी हमारे तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। बट दिस इज़ हिपोक्रेसी, इज़न्ट इट। मतलब आप US की बात करें, UK की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ये सारे कंट्री बहुत लंबे समय से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम अगर ये कर रहे हैं तो फलाना को भी ये काम करना पड़ेगा, इंडिया को भी इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड बिकॉज इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर रियलाइजिंग इट्स पीक of carbon dioxide emission with respect to the developmental activities, isn't it? So the per capita carbon dioxide fossil fuel industry के तरफ से अगर हम बात करें emissions of South Asia is just 1.7 tons CO2 equivalent per capita। और अगर हम बात करें वर्ल्ड एवरेज में कितना है, 6.6 टन CO2 इक्विवेलेंट पर कैपिटा होता है। तो पूरे वर्ल्ड के एवरेज से अगर हम बात करें साउथ एशिया में बहुत कम है। तो आप अगर क्या कर रहे हैं, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ये पूरे जो माहौल है, पूरा जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप उसकी जो सीरियसनेस है उसको आप डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप लूज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Avoidance of binding targets. So developed countries by avoiding binding targets in the new negotiations have reneged on their responsibility owing to historical contributions. तो ये जो NDCs की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, यहाँ पर क्या है, ये लोग जो डेवलप कंट्रीज बोलते हैं कि हमें कोई किसी भी तरीके की बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन नहीं करना है, हमें किसी तरीके की बाइंडिंग एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बनना है। वी आर हैप्पी ऑन आवर ओन इंडिविजुअल एंड सेल्फ एफर्ट्स। तो हमारे ऊपर किसी तरीके की थोपा ना जाए, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर इम्पोज ना किया जाए। तो ऐसा अगर होगा, डेवलप कंट्रीज अगर ऐसे करेंगे तो फिर मन मर्जी चलता रहेगा, फिर कोई आउटकम नहीं हो पाएगा, है ना। सो अगर CBDR की बात करें, क्या होगा कि फेयर एलोकेशन ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट, द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट बी प्रोवाइडेड ए फेयर शेयर इन द ग्लोबल कार्बन बजट। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, इन सबको उतना मौका मिलना चाहिए कि वो लोग कार्बन CO2 एमिट कर पाए। CO2 आपको लग रहा होगा कि सर बार बार कह रहे हैं कि ये सब कंट्रीज CO2 क्यों एमिट कर पाए। भाई इनके अभी भी इनको ज़रूरत है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखे, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज़ तो डेवलप कर लिया है, आप ये लोग क्यों ना करें। तो इनको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है। दे मस्ट be provided fair share in the global carbon budget. This will ensure equity as per the CBDR RC principles. उसके अलावा
बाइंडिंग टारगेट्स ऑफ एमिशंस रिडक्शन, तो एमिशन की अगर आपको रोकना पड़ेगा तो जो कंट्रीज है उसके ऊपर क्या करें आप, बाइंडिंग रूल्स बनाए ताकि कोई इसको वायलेट ना कर पाए, ठीक है। तो बड़े बड़े कंट्रीज, रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज जिनको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, अगर वही लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर जो हमारा क्लाइमेट जस्टिस को लेकर जो भी हमारी मांगे हैं वो क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, बाइंडिंग एग्रीमेंट्स इम्पोज करना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट ब्रिंग फॉरवर्ड देयर नेट जीरो टारगेट डेट्स, जो 2050 कर रहे हैं इनको आगे और लेके आना चाहिए, एटलीस्ट 2030 या फिर 35, तो ये करना चाहिए। आप उतना ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, दैट विल बी वे टू लेट, इट विल बी टू लेट टू सेव द वर्ल्ड। उसके अलावा क्या हो सकता है, यूनाइटेड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, तो जो ग्लोबल साउथ की बात करें, जो आपका पूरा वर्ल्ड है उसमें इक्वेटर पास होता है, तो साउथ के जितने भी सारे कंट्रीज है ये यहाँ पर कंपैरेटिवली वो कंट्री है जहाँ पर आपका क्या है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। तो ये हम लोग कंपैरेटिवली इनको क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से एक भी कंट्री नहीं आता, कई सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं वो भी ग्लोबल साउथ का पार्ट है। लेकिन कहने का मतलब ये वो कंट्री हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है और आगे आने वाले वक्त में भी करेगा। तो इसीलिए इन सबको एक साथ मिलकर क्या करना पड़ेगा, आपका क्यूमुलेटिव इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करना होगा, प्रेडिक्टेबल एंड एश्योर्ड क्लाइमेट फाइनेंस, देयर मस्ट बी बाइंडिंग टारगेट्स ऑन डेवलप कंट्रीज टू प्रोवाइड फंडिंग टू वल्नरेबल कंट्रीज, जो गरीब कंट्रीज है उनको आप फाइनेंस करें, ठीक है। जैसे आप लॉस एंड डैमेज फंड अभी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करें, क्लाइमेट फाइनेंस की अगर हम बात करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको आप क्या करें, टेक्नोलॉजी भेजें, पैसा भेजें, जैसे मैकेनिज्म्स लाइक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM की बात करें, CDM क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एवरी स्टेक होल्डर, developing and least developed countries must realize that CBDR-RC is still a potent tool to achieve collective viable climate change solution। तो इन सब को मानना चाहिए कि जो आपका CBDR-RC है इसके अंदर काफ़ी सारे एक पॉसिबिलिटी है कि इसका अगर हम लोग सही इस्तेमाल करें तो what will we might get to the desired solution of a more safe world with respect to climate change and all. So this is all our discussion with respect to common but differentiated responsibility. If you have any doubt, any confusion, any question you would like to ask, please let me know in the comment box. Thank you so much. See you in the next video.